बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट। इस चैप्टर के आगाज़ में हम एटम की स्टडी करेंगे। लव्स एटम ए मीन्स नॉट एंड टॉमी मीन कट से निकला है। ग्रीक लैंग्वेज में एटमॉज लव्स जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, उर्दू में नाकाबिले तकसीम। एटम लव्स एटमॉज से निकला है। एटम की डेफिनेशन में हम एटम को डिफ़ाइन करते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट इज़ इनडिविजिबल एंड दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी मादे का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा जो कि नाकाबिले तकसीम हो और जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी स्टेबल पार्टिकल्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनस्टेबल पार्टिकल्स में मीज़ॉन, बेज़ॉन, एंटी न्यूट्रिनो मौजूद हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम में ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस नेम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल एज एटम। 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द प्योर सब्सटेंस, जिसको एलिमेंट कहते हैं, जो कि कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस होता है। डॉल्टन वर्क अगर देखें 1808 में, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट एटम की स्टडी से दिया। बर्जीलियस वर्क में स्वीडिश केमिस्ट थे ये, जे बर्जीलियस ने उनकी कंट्रीब्यूशन देखें तो एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट एटम के कॉन्सेप्ट से आया, जबकि एलिमेंट को सिंबल देने में काबिल ही बर्जीलियस तब बने जब इन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट लिया। एविडेंस ऑफ एटम में इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी जिसे लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है, वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ 500 नैनोमीटर या उससे अबव हो, यानी 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, वो ऑब्जेक्ट इस लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। एटम इज़ सो स्मॉल दैट ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप इज़ नॉट यूज टू व्यू द एटम। लाइट माइक्रोस्कोप के बजाय हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं टू सी द एविडेंस ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉन बीम ली जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का व्यू इन केस ऑफ ग्रेफाइट जो कि एलोट्रोप है कार्बन का, ग्रेफाइट पर जब हम इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवाते हैं तो आप इस पिक्चर के लेफ़्ट साइड पर देखिए कि आपके पास ग्रेफाइट में कार्बन एटम लेयर्स के फॉर्म में हैं और लेयर्स के दरमियान स्पेसेस मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का व्यू देखें तो इसमें हमारे पास ब्राइट बैंड्स हैं जो कि शो कर रहा है लेयर्स ऑफ कार्बन एटम, और डार्क बैंड्स जो कि हमें शो कर रहा है द स्पेसेस बिटवीन द एटम्स। इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके हम एटम का एविडेंस देख सकते हैं। एविडेंस ऑफ एटम में मज़ीद हम देखेंगे एक्सरे वर्क, उसका रिज़ल्ट। 20th सेंचुरी में एक्सरे वर्क ने हमें दो चीज़ें बताई एटम के लिहाज से, डायमीटर ऑफ एटम और मैसेज ऑफ एटम। डायमीटर की अगर बात करें तो एटम का डायमीटर 2 एंगस्ट्रॉन्ग मीन 10⁻⁻10 मीटर। मैसेज ऑफ एटम में एटम का मैस इन द रेंज 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 होता है। अगर हम इस किलोग्राम वैल्यू को ग्राम्स में चेंज करें तो हम वैल्यू को 1000 से, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी ग्राम वाली वैल्यू को अगर हम मिलीग्राम में चेंज करें तो हमें इस वैल्यू को 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल एविडेंस ऑफ एटम में कॉन्सिक्वेंस, एटम इज़ ऑफ अमेजिंगली स्मॉल साइज, इवन ए फुल स्टॉप may have 2 million atoms present in it. Molecule, the smallest particle of the pure substance, element or a compound which can exist independently is called a molecule. Classification of molecule किस बिना पर की जाती है? On the basis of nature of an atom in a molecule,
on the basis of atomicity means number of atom in a molecule, and on the basis of size of a molecule. First of all, on the basis of nature of atom in a molecule, molecules are categorized into two types, homoatomic molecule and heteroatomic molecule. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर एक ही तरह के एटम्स मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, ओजोन है, फॉस्फोरस है एंड सल्फ़र है. In case of heteroatomic molecule, the molecules consist of different types of atoms in it. For example, carbon dioxide, sulfur dioxide, ammonia and methane. On the basis of atomicity means number of atoms in the molecules classified as monoatomic molecule, those molecules having only one atom in it. For example, helium, neon, argon. In case of diatomic molecules, those molecules having two atoms, for example, oxygen consists of two atoms, nitrogen and hydrogen. In case of polyatomic molecules, those molecules which are categorized as polyatomic molecules, they have more than two atoms. For example, carbon monoxide, carbon dioxide, oxygen, glucose, etc. On the basis of size of a molecule, the molecule is classified as micromolecules, those molecules having small size, for example, water, carbon dioxide, benzene, etc. In case of macromolecules means, macro means large, those molecules which consist of large size. For example, hemoglobin, cellulose, starch, graphite, etc. In case of hemoglobin, which is a globular protein, it consists of 10,000 atoms. Hemoglobin is 68,000 times heavier than hydrogen atom. Ions, those species which carry either positive or negative charge are called ions. Ions are of two types, positive ions and negative ions. Positive ions are called cations. They are called cations because in the process of electrolysis, those ions which attract toward the cathode, they are named as cation. In case of negative ions, in the process of electrolysis, those ions which are attracted toward the anode, they are called as anion. पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन देखी जाए तो ये बनते ही तब हैं जब आप इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवाते हो. इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. इन केस ऑफ दिस स्पीशी जो कि है ए, ये चेंज हो गई है कैटाइन में जब हमने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला. ऐसे अमल को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. सोडियम के केस में हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जब हम इसको 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी देते हैं. ऐसे अमल में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो गया और हमारे पास कैटाइन वजूद में आया. एक चीज़ याद रखनी है वो ये, कैटाइन का साइज़ पेरेंट एटम से हमेशा कम होता है. इन केस ऑफ सोडियम, कैटाइन का साइज़ 95 पिकोमीटर जबकि इसके पेरेंट एटम का साइज़ 186 पिकोमीटर है. नेगेटिव आयन यानी एनाइन की फॉर्मेशन के लिए हमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना पड़ता है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाने के लिए सिस्टम के अंदर एनर्जी को कम करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट को कम करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा. ऐसे अमल को, ऐसे प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. जैसे ये स्पीशी बी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो हमारे पास एनाइन की फॉर्मेशन हुई. ऐसा अमल जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये क्लोरीन क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है, यानी क्लोरीन की रिडक्शन करवाने पर क्लोरीन क्लोराइड आयन में चेंज हो गया. क्लोरीन को क्लोराइड आयन में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ करवाएंगे वो होगी -349 किलो जूल पर मोल. एनाइन का साइज़ पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होता है. जैसे क्लोराइड आयन का साइज़ 181 पिकोमीटर और पेरेंट एटम का यानी क्लोरीन का 99 पिकोमीटर होता है. मॉलिक्यूलर आयंस,
those ions which are produced by the removal of one or more electrons from the molecule of the substance are called molecular ions. Molecular ions की classification में हम देखते हैं molecular ion दो तरह के हैं, cationic molecular ion and anionic molecular ion. Cationic molecular ions वो molecular ions हैं जिसमें positive charge होती है, ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, यानी ज़मीनी सतह पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. इसमें एग्जांपल नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन मॉलिक्यूलर आयंस, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन. एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन वो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होती है, ये लेस अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन. इसमें एग्जांपल में हम ऑक्सीजन का केस है, मॉलिक्यूल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हैं. इसके अलावा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन -2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. मॉलिक्यूलर आयंस के फॉर्मेशन के लिए हमें हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है. इसके अलावा हम एक्स रेज भी यूज़ कर सकते हैं. ये हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गैशियस सैंपल में से मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन में चेंज कर देते हैं. Polyatomic ions, these are positive or negative ions which consist of group of atoms. एक चीज़ याद रखनी है, polyatomic ion और molecular ions में फ़र्क है. molecular ions वो ions हैं जो कि molecule से वजूद में आते हैं, जबकि polyatomic ions वो ions हैं जिनके अंदर group of atoms मौजूद हैं. molecular ions और polyatomic ions में फ़र्क है. मॉलिक्यूलर आयंस वो आयंस हैं जो कि मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करे, जबकि पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस हैं जिसमें एटम ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद हैं. पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयंस लेस कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव वन. एग्जांपल में हम हाइड्रोक्सिल आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, मैग्नेट आयन, क्रोमेट आयन मौजूद हैं. अमोनियम आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है. इट इज़ नॉट ए मॉलिक्यूलर आयन. अमोनियम आयन में अमोनिया और हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है. शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलीएटॉमिक आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन. रिलेटिव एटॉमिक मास यानी रैम. रिलेटिव एटॉमिक मास में लफ्ज़ रिलेटिव कंपैरिजन से निकला है. Relative atomic mass is the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12. Relative atomic mass एक एटम का mass है जिसको हम कंपैरिजन में निकालते हैं. किसके कंपैरिजन में? कार्बन के एक एटम के जिसका mass होता है 12. Relative atomic mass के बारे में कहा जाता है कि ये एक एलिमेंटल mass है. इसमें कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड क्यों लिया जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि कार्बन 12 एक सिंपल एलिमेंट है. इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं, 6 ही प्रोटॉन हैं. दिस इज़ अ सिंपल सिस्टम, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कंपैरिजन करना आसान होता है. कार्बन 12 को स्टैंडर्ड इसलिए भी लिया जाता है कि क्योंकि ये स्टेबल है, यानी कार्बन के आइसोटोप्स में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल आइसोटोप है. कार्बन 12 के अंदर अगर हम मज़ीद देखें तो ये एज ए स्टैंडर्ड इसलिए लिया जाता है कि इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो सबसे ज़्यादा है. कहा जाता है इट इज़ ऑलमोस्ट 98.93%. रिलेटिव एटॉमिक मास एक रिलेटिव टर्म है, मतलब कंपैरिजन से आती है, जो कि हमें बताती है कि जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटम के साथ, तो हमें पता लगता है कि वो एटम कार्बन 12 के निस्बत कितना हैवियर है, कितना लाइटर है. ये एक फ़िज़िकल बैलेंस है. इसकी एक प्लेट में मैंने कार्बन का एक एटम जिसका मास 12 होता है वो मैंने रखा, जबकि दूसरी प्लेट में जिस एटम का मास मैंने निकालना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैग्नीशियम रखा. मैग्नीशियम रखते ही मुझे पता लगा कि मैग्नीशियम का एटम हैवियर है एज़ कंपेयर टू कार्बन एटम. कितना हैवियर है? मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इसके लिए मुझे कार्बन वाली प्लेट के अंदर एक और कार्बन एटम रखना पड़ेगा. यहाँ से साबित हुआ कि मैग्नीशियम का एक एटम
कार्बन के 2 एटम्स के बराबर है। रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक छोटा यूनिट यूज़ करते हैं हम, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि जिस एटम का मास हमने निकाला उसको कंपैरिजन में जब हम देखें कार्बन के एक एटम के साथ, तो हम कहते हैं कि एटम का मास कार्बन के एटम के निस्बत 1/12वां हिस्सा होता है। अगर हम 1 AMU का कंपैरिजन किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में करें तो हम कहते हैं 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मतलब किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम ये सब वो यूनिट्स हैं उन चीज़ों के लिए जिनको हम देख सकते हैं, एटम को हम नहीं देख सकते। तो 1 AMU इक्वल होगा 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको हम ग्राम्स में चेंज करें तो हम इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई। ये किलोग्राम ग्राम में चेंज हो गया। ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए फर्दर इस वैल्यू को हम 1000 से यानी 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, कॉपर एंड यूरेनियम। आइसोटोप्स हम कहते हैं वो डिफरेंट एटम्स सेम एलिमेंट के जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। ऐसे एटम्स को हम सेम एलिमेंट के लिए आइसोटोप्स नाम देते हैं। आइसोटोप्स आर डिस्कवर्ड बाय radiochemist Frederick Soddy in 1913. Word isotope is derived from two words. Isos means same and topos mean position. Isotopes are named so because they have same position in modern periodic table. In case of hydrogen, hydrogen consists of 3 isotopes: protium, deuterium and tritium. There are some similarities and differences in isotopes. Isotopes similarities include isotopes have similar atomic number, number of electrons and number of protons. In case of dissimilarities, isotopes differ in atomic mass, number of neutrons and nuclear composition. The chemical properties of isotopes are similar. This is because all the isotopes have similar atomic number. Atomic number is related to number of electrons. They have same number of electrons. That is why the chemical properties of isotopes are same. The physical properties of isotopes are dissimilar from each other. This is because all the isotopes have different mass number and mass number is related to number of neutrons. That is why isotopes have different physical properties. आइसोटोप की क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफाई करते हैं आइसोटोप को किस बिना पर कि हर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स मौजूद हैं। तो क्लासिफिकेशन में मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं, यानी वो एलिमेंट्स जिनके पास एक ही आइसोटोप मौजूद हैं, और डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स यानी वो एलिमेंट्स जिनके अंदर 2 आइसोटोप्स मौजूद हैं। इसी तरह से ट्राई आइसोटोपिक, टेट्रा आइसोटोपिक, पेंटा आइसोटोपिक, हेक्सा आइसोटोपिक, ऑक्टा आइसोटोपिक और अनडेका आइसोटोपिक एलिमेंट्स। अनडेका मीन्स 11 आइसोटोपिक एलिमेंट्स। आइसोटोप्स की क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि कुछ आइसोटोप्स नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं। जो नेचुरल हैं उनका नंबर 280 है और जो आर्टिफिशियल हैं वो ऑलमोस्ट 300 हैं, और ज़्यादातर आर्टिफिशियल आइसोटोप अनस्टेबल होते हैं। जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं उनमें 40 अनस्टेबल हैं, मतलब दे आर रेडिएक्टिव, और 240 स्टेबल हैं, मतलब दे आर नॉन रेडिएक्टिव। आइसोटोप की अकरेंस में सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो एलिमेंट जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होता है उनके अंदर 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते। इसमें एक्सेप्शन अगर हाइड्रोजन का केस देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ये ऑड नंबर है और इसके अंदर 3 आइसोटोप हैं।
इन तीन में से जो ट्रिटियम आइसोटोप है वो अनस्टेबल होता है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी यानी परसेंटेज अबंडेंस भी बहुत कम होती है। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन नंबर होता है उनके अंदर कहा जाता है कि आइसोटोप बहुत ज़्यादा होते हैं। एलिमेंट्स जिनका मैस नंबर मल्टीपल ऑफ 4 होता है, यानी वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए, उनके बारे में कहा जाता है कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं अबेंडेंटली। जैसे कि ऑक्सीजन है, मैस नंबर 16, मल्टीपल ऑफ 4, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40 and iron 56. Out of 280 natural isotope, 154 elements have even atomic number and even atomic mass. Relative abundance of isotopes की बात करें तो relative abundance होती है किसी भी आइसोटोप की परसेंटेज जो कि मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स में मौजूद है, उसको हम relative abundance कहते हैं। The percentage of each isotope in a mixture of isotope of an element is called the relative abundance. Isotope have their own natural abundance. Isotopes की relative abundance को measure किया जाता है mass spectrometry से। Relative abundance of some isotopes are given in the list. Determination of relative atomic mass by mass spectrometry. The instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element along with their relative abundance is called the mass spectrometer, and the technique is called the mass spectrometry. There are two types of mass spectrometer: Aston's mass spectrometer and Dempster's mass spectrometer. Aston's mass spectrometer is used to identify the isotopes of elements on the basis of their atomic masses, while Dempster mass spectrometer is used to identify the elements which are available in solid state. मैस स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं, इसमें हमारे पास इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब होती है। इवैक्यूएटेड का मतलब है कि प्रेशर बहुत कम होता है इसमें, ऑलमोस्ट प्रेशर 10⁻⁻6 to 10⁻⁻7 टॉर होता है। इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट स्लिट्स हैं हमारे पास। स्लिट्स एंड पे आयन कलेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर के साथ कनेक्टेड हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के डिफरेंट चैम्बर्स हैं। इसमें सबसे पहले हम सैंपल को वेपराइजेशन चैम्बर में वेपराइज करते हैं, वेपर्स में चेंज करते हैं। उसके बाद हम सैंपल को आयनाइज करते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में। उसके बाद एक्सेलरेशन चैम्बर के अंदर हम 500 to 2000 वोल्ट्स लगाकर हम एक्सेलरेट करते हैं आयंस को। लेटर ऑन हम मैस एनालाइज़र के अंदर डिटेक्ट करते हैं नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स, उनके एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेस। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप भी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से कैलकुलेट की जाती है। वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर हम सबसे पहले सैंपल को वेपराइज करते हैं। सैंपल अगर सॉलिड है, लिक्विड स्टेट में है, तो फिर हम हीट करके इस सैंपल को वेपर्स में चेंज कर देते हैं। अगर सैंपल गैशियस स्टेट में है तो उसकी वेपराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके सैंपल के मॉलिक्यूल्स को आयंस में तब्दील करते हैं, यानी पॉजिटिव आयन में तब्दील करेंगे। इसमें होता ये है कि मॉलिक्यूल्स पर जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन बीम मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगी। पीछे हमारे पास कैटाइंस बन जाएंगे। इन कैटाइंस को यानी पॉजिटिव आयंस को हम एक्सेलरेशन चैम्बर के अंदर 500 to 2000 वोल्ट्स अप्लाई करके एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेशन के बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो वैल्यू, यानी सब आइसोटोप जितने भी आइसोटोप सैंपल के अंदर मौजूद हैं, इन सब आइसोटोप्स को उनकी मैस टू चार्ज रेशो वैल्यू पर की बेस पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके सेपरेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन गन से चेंज कर लेते हैं आयंस में। आयंस में चेंज करने के बाद इन आयंस को एक्सेलरेट करवाया जाता है बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज के साथ साथ देख सकते हैं आप कि ये आयंस हाई वोल्टेज एक्सेलरेटिंग प्लेट्स
में से गुज़रकर ये स्पीड अप हो जाते हैं, दैट इज़ दे गेन द वेलोसिटी। ये आयंस पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जिसकी वजह से हम वोल्टेज अप्लाई करके इनको स्पीड अप कर सकते हैं। स्पीड अप करने के बाद आप देख सकते हैं मास टू चार्ज रेशो की बिना पर हम इन आयंस को मैग्नेटिक फील्ड में ओरिजिनल पाथ से इनको डेविएट करवा सकते हैं। इस चैम्बर के अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है इन आयंस की। ये डिफ्लेक्शन से हम तमाम के तमाम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके जो हमारे पास रिज़ल्ट की सूरत में ग्राफ आता है जिसको हम मास स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं, इस मास स्पेक्ट्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स हैं, हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस है और हर आइसोटोप का एग्जैक्ट एटॉमिक मास है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर या मास स्पेक्ट्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिसको हम एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा के ऊपर हम एटॉमिक मास लेते हैं और जो हमारे पास वाई एक्सिस है जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, इसके अंदर हम रिलेटिव अबंडेंस यानी परसेंटेज अबंडेंस लेते हैं। मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन के अंदर हम एग्जैक्ट एटॉमिक मास आइसोटोप के और हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम इस स्पेक्ट्रम को कार्बन 12 के स्पेक्ट्रम से कंपेयर करते हैं। कार्बन 12 के स्पेक्ट्रम से कंपेयर करने से हमारे पास एग्जैक्ट एटॉमिक मास हर आइसोटोप का आ जाता है। एवरेज एटॉमिक मास जिसको हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं, this is a mass of an element which is obtained from the isotopic mass, and the relative abundance of its isotope is called the average atomic mass or fractional atomic mass. For example, a sample of neon is found to consist of neon 20, neon 21 and neon 22 in the percentages of 90.92%, 0.26% and 8.82%. Calculate the fractional atomic mass of neon. Average atomic mass will be equal to 20.18 of neon. इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बनता है। It is important to realize that no individual neon atom in the sample has a mass of 20.18 AMU. For most laboratory purposes, however, we consider the sample to consist of atoms with this average atomic mass. Determination of percentage of element in a compound. The percentage of an element in a compound is the number of grams of that element present in 100 gram of the compound. To calculate the percentage of element, mass of an element in a compound is divided by mass of the compound and multiplied by 100. For example, 8.657 gram of compound were decomposed into elements and give 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound under study. To solve this, we use this above formula to calculate the percentage composition of the compound. Percentage of an element can also be calculated by dividing the mass of an element of 1 mole of a compound with formula mass of a compound multiplied by 100. Empirical formula. It is the simplest formula that gives the small whole number ratio between the atoms of different element present in a compound. In the empirical formula of the compound A, X and B, Y, there are X atoms of an element A and Y atoms of element B. For example, empirical formula of glucose is CH2O. This formula shows the simplest whole number ratio between the different atoms of the different elements, and that of benzene, the empirical formula is CH. This CH formula for benzene shows the simplest whole number ratio between the atoms of the different elements.
Empirical formula can be calculated in the following steps. Number 1, you have to determine the percentage composition of each element, then finding the number of gram atoms of each element. For this purpose, you have to divide the mass of each element, yani percentage of an element, by the atomic mass. Third one, determination of the atomic ratio each element. To get this, divide the number of moles of each element, gram atoms, by the smallest number of the moles. If the atomic ratio is a simple whole number, it gives the empirical formula. Otherwise, multiply with a suitable digit to get the whole number atomic ratio. For example, ascorbic acid, which is a vitamin C, contain 40.92% carbon, 4.58% hydrogen, and 54.5% of oxygen by mass. What is the empirical formula of the ascorbic acid? By using the above steps to calculate the empirical formula, we are able to calculate the empirical formula of ascorbic acid. Empirical formula from combustion analysis. What is combustion? We say organic compound is burned in the presence of excess of oxygen to get the sole product of carbon dioxide and water. Combustion analysis में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. इस एनालिसिस के अंदर कंबशन प्रोसेस को यूज़ किया गया. याद रहे कि इस कंबशन एनालिसिस के अंदर एलिमेंटल एनालिसिस की जाती है, यानी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है. कंबशन एनालिसिस के अंदर जो कंबशन ट्यूब है, इसमें डिफरेंट चैम्बर्स मौजूद हैं. पहला चैम्बर जिसमें हम कंबशन करते हैं, इस चैम्बर के अंदर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इनलेट है कंबशन ट्यूब के अंदर, और ऑक्सीजन इनलेट के अंदर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है. इस चैम्बर के अंदर हम प्री वेटेड अमाउंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की रखते हैं. कंबशन चैम्बर के अंदर हीटिंग फिलामेंट की मदद से एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम सैंपल की कंबशन करवाते हैं. कंबशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. वाटर को अब्जॉर्ब करवाया जाता है प्री वेटेड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोरेट पर, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाया जाता है 50% KOH पर. दोनों की अमाउंट को मेजर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं एलिमेंटल एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स. कंबशन एनालिसिस में सैंपल को फर्नेस में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट किया जाता है. इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम परक्लोरेट, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाने के लिए 50% KOH यूज़ किया जाता है. एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस. इसमें कैलकुलेशन के लिए हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे. परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब हुआ उसको डिवाइड कर देंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्टार्ट में हमने लिया. इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेशो मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि होता है 44. चूँकि हमने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वी टेक मैस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड multiplied by the ratio 2.016, that is a mass of hydrogen, 2 hydrogen in water divided by mass of water, that is 18, multiplied by 100. Similarly, for calculation of percentage of oxygen we use differential method. The differential method is we take the percentage of carbon and the percentage of hydrogen, we add them and subtract them from 100. In this way, we get the percentage of oxygen. This percentage of oxygen is calculated by differential method. To calculate the empirical formula, we take example. A sample of liquid consisting of carbon, hydrogen and oxygen was subjected to combustion analysis. 0.5439 gram of compound gave 1.039 gram of carbon dioxide, 0.6369 gram of water.
डिटर्मिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस से यानी कंबशन एनालिसिस से परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी। इसके फर्स्ट कॉलम में हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला। सेकंड स्टेप में हमने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ़ ग्राम एटम यानी नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। इसके लिए हम एलिमेंट की परसेंटेज को एलिमेंट के मास के साथ डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम एटॉमिक रेशो लेंगे। एटॉमिक रेशो में सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड करने पर अगर तो हमारे पास वैल्यू डेसिमल में आ जाती है, इस डेसिमल वैल्यू को होल नंबर में चेंज करने के लिए हमें स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हासिल कर सकते हैं। Molecular formula. Molecular formula of the substance is based on the actual molecule. It gives the total number of atoms of different element present in a molecule. For example, we have the molecular formula of benzene, that is C6H6. It tells us that it has 6 carbon atom and 6 hydrogen atom. While that of glucose, इसका molecular formula C6H12O6 होता है, जिसमें हमें कार्बन की तादाद 6 नज़र आ रही है, हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की 6 नज़र आ रही है। ये फार्मूला बेसिकली आपको एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला बनता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर n क्या चीज़ है? n इज़ सिंपल इंटीजर। n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, जिसको हम डिवाइड कर लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से। कुछ कंपाउंड्स में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सुक्रोज, C12H22O11। ऐसे कंपाउंड्स के लिए n की वैल्यू यूनिटी होती है। एग्जाम्पल में द कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट contain 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% oxygen. What is the empirical formula of the compound? If the molecular mass of this compound is 110.15 gram per mole, calculate the molecular formula of the compound. मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। उसके लिए पहला स्टेप ये है कि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तमाम एलिमेंट्स की, जो कि पहले से ही कैलकुलेटेड हैं। सेकंड नंबर पे सेकंड स्टेप में हम इन परसेंटेज को नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स में यानी नंबर ऑफ़ मोल्स में चेंज करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स में चेंज करने के बाद फिर हम एटॉमिक रेशो लेते हैं। एटॉमिक रेशो में सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू को होल नंबर में लाने के लिए स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। इससे फिर हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू जो कि सिंपल इंटीजर है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर मास ऑफ द कंपाउंड यानी जो मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का, उसको डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से। इस तरह हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। इस n की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। n को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा।